गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेमोरी ग्लैंड्स से आगे वाला पार्ट बोले तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस क्या है, आखिरकार स्पर्म और ओवम हमारे इंसानों में कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। जो स्पर्म बन रहा है, ओवम बन रहा है, यानी कि गैमीट्स बन रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ये दो पार्ट में होगी भाई। स्पर्म बन रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? oogenesis कहेंगे। तो दो होते हैं, अगर स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम बनने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? oogenesis प्रोसेस कहते हैं। तो हमारा गैमेटोजेनेसिस में पहले वाला देखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस को देखने से पहले हमारे ये स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टिस में क्या है, कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में भी छोटे छोटे टिब्यूल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिनको हम क्या कहेंगे? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो ये हमारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, इस तरह स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। यह सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में एक स्पेशल तरह की सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर एक यहाँ पर सेल है, ये वाली सेल को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे इसे। स्पर्मेटोगोनिया जब सेकेंड मियोसिस डिवीजन, ये मियोसिस डिवीजन में जाएगी। पहले तो ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिवीजन करती है और अपनी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ा लेती है। ठीक, और कुछ स्पर्मेटोगोनिया स्पेशल, कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जब मियोसिस डिवीजन में जाती है, अब वो मियोसिस डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, अब ये मियोसिस डिवीजन करने के बाद फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, यहां पर मियोसिस डिवीजन फर्स्ट हो गया है। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के बाद अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी। अब ये दोबारा मियोसिस डिवीजन करने जाएंगी, दोबारा मियोसिस डिवीजन करेंगी। ये सेल दोबारा मियोसिस डिवीजन करेंगे तो एक सेल से दो सेल बनती हैं, इससे भी हमारी दो सेल बनेंगी। तो यहां पर कौन सा होगा? मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड होगा। तो जब सेकेंड मियोसिस डिवीजन करने लगती हैं और चार सेल बनती हैं, तो उस चार सेल्स को हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स। चार जब मियोसिस डिवीजन करेंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स कहेंगे। अब स्पर्मेटिड्स जो हैं ये चार बन गई। यहाँ पे कंडीशन हैप्लॉइड हो जाएगी। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स थे? इसमें 46 क्रोमोसोम्स थे। यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पर इस वाली सेल में 23 क्रोमोसोम, इस वाली सेल में 23 क्रोमोसोम, और इस यहाँ पे भी क्रोमोसोम कितने होंगे? इस वाली भी सेल में 23 क्रोमोसोम, इसमें भी सेल में 23 है, इसमें भी, और इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर जब क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कंडीशन। तो ये हमारे हैप्लॉइड चार स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और ये चार स्पर्मेटिड्स जो है स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में जाएंगे। कौन सी प्रोसेस में? स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में जाएंगे। तो ये जो है ये क्या बनेगा? यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ कहलाया जाएगा। स्पर्मियोजेनेसिस में डेवलप होके
स्पर्मेटिड्स डेवलप होगा, और किस में डेवलप होगा? स्पर्मेटोजोआ में। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। अब ये स्पर्मेटोजोआ यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पर एक बड़ी वाली सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स कह लो या फिर आप नर्स सेल कह लो। अब ये स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटोजोआ जो है किस में धस जाता है? हमारा सर्टोली सेल में। इसका जो हेड है वो सर्टोली सेल में धस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, और वो फर्दर न्यूट्रिशन इनसे लेता है। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग स्पर्म को, और ये स्पर्मेटोजोआ जो है ये सर्टोली सेल में धस जाएगा। और फाइनली जो है रेट टेस्टिस एक डक्ट है, एक नली है, उसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है। और ये जब बाहर निकल जाएगा तो इसमें टेल डेवलप होने लगेगी यहीं, और बाहर की तरफ ये निकल जाएगा। तो उस निकलने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन कहेंगे। जब इससे ये बाहर निकल रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन कहेंगे। अब यह कहानी यहां पर हो गई। अब कुछ हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर ब्रेन में क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस पाया जाता है। हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम क्या कहेंगे? या तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन कह लो, या फिर जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है उसे हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहेंगे, या फिर आप GnRH कह लो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ये हमारा ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है और उससे हार्मोन से रिलीज करवाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करती है, एक LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH और FSH हार्मोन कौन रिलीज करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। ठीक है। अब ये LH हार्मोन जाता है यहां पर, ब्लड के थ्रू कहां पर आएंगे? ये दोनों LH और FSH हार्मोन कहां पर आएंगे? हमारे टेस्टिस में आएंगे। टेस्टिस में जो ये सेमिनिफेरस टिग्यूल का बाहर वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस जो है यहां पर पाई जाती हैं लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स। तो LH हार्मोन हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिग सेल्स पर काम करता है, एक्शन करता है, और लेडिग सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं या एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन ये कहां पर जाते हैं? हमारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स पर जाते हैं और उसको डिवीजन करने के लिए प्रेरित करते हैं, और फाइनली ये डिवीजन होता चला जाता है। स्पर्मेटोगोनिया से हमारा स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। ये किससे बना? लेडिग सेल ने एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट किया, तो ये हमारी प्रोसेस बनी। लेडिग सेल ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्यों सीक्रेट किया? क्योंकि LH हार्मोन ने इस पर काम किया। लेडिग सेल ने LH हार्मोन किससे सीक्रेट हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हुआ हमारे ब्रेन में। पिट्यूटरी ग्लैंड से LH हार्मोन क्यों सीक्रेट हुआ है? क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर हाइपोथैलेमिक ने अटैक किया था। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस ने क्या हार्मोन सीक्रेट किया था? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH ये सीक्रेट किया था। ठीक, ये हमारी कहानी होगी। अब दूसरा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ने फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन सीक्रेट किया था। FSH हार्मोन हमारा किस पर आएगा? सर्टोली सेल पर आएगा, और सर्टोली सेल पर आकर FSH ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सर्टोली सेल्स ऐसे फैक्टर रिलीज करती है जो स्पर्म को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हार्मोन थे जिसकी वजह से हमारी ये स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चल रही है। अब बात आती है कि हमारा स्पर्म बनता कैसा है। स्पर्म का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसा स्पर्म का डायग्राम होता है। ये हमारा स्पर्म का डायग्राम है। बाहर वाला जो एंड होता है, इसका सबसे बड़ा हेड जो होता है, इसको हम क्या कहेंगे? एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं जिन्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मान लीजिए। कुछ स्पेशल एंजाइम्स भरे होते हैं जो स्पर्म जो है
उसे ओवम से फ्यूज करने में हेल्प करते हैं, यानी कि ओवम की दीवार को तोड़ देते हैं, जिससे कि स्पर्म जो है ओवम के अंदर चला जाता है। एक्रोसोम में कुछ स्पेशल एंजाइम्स भरे हुए होते हैं जो ये जो है ओवम की दीवार को तोड़ने में हेल्प करते हैं। ये सबसे आगे वाला पार्ट है किसका? स्पर्म का। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। और इसमें हमारा हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये वाला हिस्सा। ठीक, अब ये वाला हिस्सा इसको क्या कहेंगे? नेक कहते हैं। इसकी गर्दन है ये वाला हिस्सा, अंदर ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम क्या कहेंगे? मिडिल पीस कहते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे? टेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये टेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म मूवमेंट करता है। तो ये हमारे 4 पार्ट थे, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है और टेल है। दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ स्पर्म। तो हमने क्या देखा? स्पर्म के बारे में देख लिया, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस हो रही है उसके बारे में यहाँ पर देख लिया है। ठीक है भाई। अब एक आता है सीमन। मैंने आपको पहले ही बता दिया सीमन किसे कहते हैं। स्पर्म और जब हमारी जो कुछ ग्लैंड्स हैं उनके सीक्रेशंस को हम क्या कहेंगे? सीमन कहते हैं। जैसे हमारी कौन कौन सी ग्लैंड्स थी? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और हमारी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इनके सीक्रेशन को हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ये कोई सब्सटेंस रिलीज जो करती हैं उसको हम क्या कहेंगे? सेमिनल प्लाज्मा कहेंगे। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिलाकर जो भी चीज बनती है उसको हम क्या कहेंगे? सीमन कहते हैं। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हमने देख ली है। अब हम देखेंगे oogenesis की प्रोसेस। oogenesis की प्रोसेस कहां पर होती है? ओवेरी के अंदर होगी oogenesis की प्रोसेस। तो स्पेशल ये जो ओवेरी जब गर्ल माँ के पेट में डेवलप होती है तो oogenesis की प्रोसेस जभी से स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चा छोटा सा है, एम्ब्रियो के फॉर्म में माँ के पेट में है, तो वहीं से oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो ये है oogonia सेल्स। पहली वाली जो सेल्स होती हैं जो हमारे ओवरी में पाई जाती हैं, इनको हम क्या कहेंगे? oogonia सेल्स। oogonia सेल्स हैं। अब oogonia सेल्स जो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में जाती हैं, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में जाती हैं, लेकिन कंप्लीट फर्स्ट मियोसिस डिवीजन को कर नहीं पाती। ये फर्स्ट मियोसिस डिवीजन को कंप्लीट कर नहीं पाती हैं, ऐसी oogonia सेल्स जो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में जा रही हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। तो ऐसी oogonia सेल्स मैंने यहां पर बताया। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो मियोसिस डिवीजन में जा रही हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ऐसे ही ऐसी oogonia सेल्स जो मियोसिस डिवीजन में जा रही हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte। यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं इसमें, और इसमें यहाँ पर भी कितने पाए जाएंगे? 46 क्रोमोसोम्स ही इसमें पाए जाते हैं। अब ग्रेन्युलोसा सेल्स जो होती हैं वो इनके चारों तरफ डेवलप होने लगती हैं। तो इस कंडीशन को अब ऐसी सेल्स जिसके चारों तरफ प्राइमरी oocyte, जिसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स डेवलप होना चालू कर देती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जब ग्रेन्युलोसा सेल्स डेवलप होना चालू कर देती हैं, जब ग्रेन्युलोसा सेल्स और लेयर बनाती हैं, और उसमें एक लेयर बनती है थीका वाली लेयर। एक लेयर इसके चारों तरफ डेवलप होती है जिसको हम क्या कहेंगे? थीका। तो अब यहां पर थीका बन गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। यहां पर अभी इसमें 46 क्रोमोसोम ही होंगे, और यहां पर भी अभी इसमें 46 क्रोमोसोम ही होंगे। ये 46 क्रोमोसोम ही चल रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल और डेवलप होती है
और स्ट्रक्चर बनाती है, जब इसमें एक कैविटी बनने लगती है जिसको हम क्या कहेंगे, एंट्रम। तो जब ये एंट्रम कैविटी बनने लगेगी, इसमें दिखने लगती है और डेवलप होती है सेकेंडरी फॉलिकल, तो इसे हम क्या कहेंगे, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल इसे को अब हम कहते हैं। अब इस प्रोसेस में यहां पर हमारा फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां तक की जो प्रोसेस थी, ये वाली प्राइमरी फॉलिकल की जो प्रोसेस थी, मैंने आपको बताया था कि जब ये माँ के पेट में लड़की जब होती है, बच्चा जब होता है एम्ब्रियो की फॉर्म में, तो यहां तक की कंडीशन होता है। जैसे ही प्यूबर्टी आती है, तो हमारा प्यूबर्टी जब आती है तो यहां से आगे की प्रोसेस चालू हो जाएगी। और ये मियोसिस डिवीजन फर्स्ट कब कंप्लीट होगा, प्यूबर्टी का मतलब 12-14 साल की एज में जब लड़की आती है, तो उस वक्त यहाँ पर स्टेज ये चालू हो जाती है, यानी कि मियोसिस डिवीजन वहाँ पर चालू हो जाता है उसकी फॉलिकल में। तो इस पीरियड में हमारा ये जो है टर्सरी फॉलिकल है, इस पीरियड में क्या बनता है, हमारा फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगा इसमें, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyte। यहाँ पर ये इस वाले एरिया को, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसको तो पूरे स्ट्रक्चर को हम टर्सरी फॉलिकल कहते हैं। टर्सरी फॉलिकल और डेवलप होती है मैच्योर फॉलिकल में, या फिर उसको हम क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। दो नाम हैं। टर्सरी फॉलिकल फर्दर डेवलप होगी और इसमें जोना पेलुसिडा लेयर बनेगी। फर्दर डेवलप हो रही है। देखिए, ये जोना पेलुसिडा लेयर है, ये थीका लेयर है, और ये हमारा एंट्रम है। ये इसके चारों तरफ जो पाई जा रही हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स पाई जा रही हैं। अब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल। इस कंडीशन में यहाँ पर इसके अंदर जो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन यहाँ पर कैसे होता है, ये हमारी कोई सेल थी, प्राइमरी oocyte थी। ये सेल दो पार्ट में डिवाइड हुई, एक तो बहुत छोटी बनती है और एक बड़ी बनती है। अनइक्वल डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन हो रहा, अनइक्वल हो रहा है, तो बहुत छोटी सी ये जो स्ट्रक्चर जो निकलता है, इसको हम क्या कहेंगे, पोलर बॉडी। और यहाँ पर पोलर बॉडी फर्स्ट निकल रही है, तो इसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे। इसको अब हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte हमारी ये वाली है, सेकेंडरी oocyte ये है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम जो कह रहे हैं, ये सेकेंडरी oocyte सिर्फ इस वाले स्ट्रक्चर को कहेंगे, फोकस कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब पूरे स्ट्रक्चर को जो कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल, हम पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे। ठीक, अब इस फॉर्म में, मैच्योर फॉलिकल की फॉर्म में, ये जो है सेकेंडरी oocyte यहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर कहाँ निकलेगी, ओवेरी से कहाँ निकलेगी, फैलोपियन ट्यूब में निकलेगी। जब ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब में ये निकलती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये जो खाली जो जगह, ये मैच्योर फॉलिकल यहाँ से टूट के ये जो है बाहर की तरफ निकल जाएगी, यानी कि जो है फैलोपियन ट्यूब की तरफ ओवेरी से निकल जाएगी। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, ओव्यूलेशन नाम दिया। अब ये जो खाली जो हिस्सा बचा हुआ है, खाली जो हिस्सा जो बचा रह गया इसका, इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। अगर हमारा ओवम जो निकल के गया है, सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में निकल के गया है, अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, फिर ये हार्मोन सीक्रेट करती है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगेगा, हार्मोन सीक्रेट करेगा। ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती है, डायरेक्ट अपना
सीक्रेशन ब्लड में देती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करने लगता है ये। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो खाली वाला जो हिस्सा पड़ा रहेगा वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो ये वाला हिस्सा हो गया हमारा, ठीक। अब आता है मेस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेस्ट्रुअल साइकिल क्या है भाई? रिप्रोडक्टिव फेज में जब चेंजेस आने लगते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जब साइकिलिकल चेंज आते हैं, हर महीने चेंजेस आते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जैसे एप में भी होता है, मंकी में भी होता है, लंगूर में भी होता है और ह्यूमन बींग्स में भी ये होता है। इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो चेंजेस आते हैं उनको मेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मेस्ट्रुअल साइकिल, ये एक साइकिल जो होती है लगभग 28 से 29 दिन तक होती है, कभी कभी ये 30 दिन तक भी होती है, 32 दिन तक भी होती है, लेकिन एक एवरेज की बात करें तो मेस्ट्रुअल साइकिल लगभग 28-29 दिन की होती है। तो इसको हम अपनी सुविधा के लिए बांट लेते हैं, 28 दिन को बांट लेते हैं। 28 दिन में कंप्लीटली साइकिल होती ही रहती है फीमेल के अंदर। जो पहले वाले जो 3 से 5 दिन हैं उनको हम क्या कहेंगे, मेस्ट्रुअल फेज। पहले वाले को हम क्या कहेंगे, मेस्ट्रुअल फेज कहते हैं। मेस्ट्रुअल फेज पहले वाला जो है ये लगभग 3 से 5 दिन चलती है और इसे मेंस्ट्रुएशन चलता है, यानी कि ये हमारा यूट्रस वाला पार्ट है। इसमें एंडोमेट्रियम वॉल जो है इसकी ब्रेकडाउन होती है, ये टूट के ब्लड के फॉर्म में, टिश्यू के फॉर्म में बाहर निकलती रहती है, ब्लीडिंग होती रहती है फीमेल वेजाइना के थ्रू बाहर की तरफ। तो इसको हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। जो मेंस्ट्रुएशन होता रहता है, जो निकल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन, जो बाहर ब्लड के फॉर्म में जा रहा है टिश्यू। अब दूसरा वाला जो आता है फेज वो हमारा आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज इसलिए नाम दिया क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स डेवलप होती हैं। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप होगी, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में डेवलप होगी, टर्सरी फॉलिकल हमारा ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और दूसरा हम इसको नाम क्या देते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब है कि ये जो बेकार हुई है, टूट के ये जो वॉल है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम की वॉल जो बाहर गई थी, वो अब धीरे धीरे रीजनरेट होने लगती है, दोबारा डेवलप होने लगती है। इसीलिए हम किसे क्या कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। अब तीसरी वाली कहानी क्या है, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी जो फेज होती है 14th डे पर होती है और इसमें हार्मोन्स का सीक्रेशन, LH हार्मोन का सीक्रेशन, FSH हार्मोन का सीक्रेशन, सबसे ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ऊसट यानी ओवम हमारा ओवेरी से कहां पर आता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेटरी फेज कहेंगे, यानी कि इसके में ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। और 5 से 14 दिन के अंदर वाले हिस्से को या फिर 3 से 14 दिन वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। 5 to 13 डे तक ये चलती है, 6 से 13 दिन ये चलती है हमारी साइकिल, दूसरी वाली। अब हमारी चौथी वाली जो फेज आती है उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूटियल फेज कहते हैं। ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज, अब ये 15 दिन से 28 दिन तक की फेज होती है। इसमें क्या है,
कि फर्दर जो है यूट्रस की जो वॉल है और डेवलप होने लगती है और डेवलप होने लगती है, यानी कि डेवलप होते 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 अपने मैक्सिमम फेज तक चली जाती है, यानी मैक्सिमम जो डेवलप होना है वहां तक चली जाती है। ठीक, अब 28 दिन के बाद या 29 दिन तक ये चलती है, 15 से 28 या 29 दिन तक चलती है। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पर ब्रेक डाउन हो स्टार्ट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवम निकला था ओवम, और उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पर डेवलप होना चालू हो जाएगा। तो ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी के टाइम पर ये होती नहीं है, बंद रहती है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथली होती रहेगी। तो फिर फर्स्ट डे आएगा, फर्स्ट डे में मेंस्ट्रुअल फेज अगेन दोबारा चालू हो जाएगा। 1 से 3 दिन या फिर 5 दिन की कंडीशन में फिर मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाएगा, यानी मेंस्ट्रुएशन बाहर होता रहेगा, निकलते निकलते फिर दूसरी फेज आएगी। इस तरह ये हमारी फेज चलती रहती है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है प्यूबर्टी की स्टेज में होती है, लगभग 10-12 साल की एज में होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मीनार्की कहते हैं। और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल के अंदर 45 से 50 साल की उम्र में होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेनोपॉज कहते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हो रही है। तो ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ बातें थी। कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेस में है कोई फीमेल, या फिर पुअर हेल्थ है, हेल्थ सही नहीं है, तो उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती नहीं है, 45 दिन में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो ये भी एक कारण है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभी इरेगुलर होना। ठीक है, ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में देखा, स्पर्म को बनते हुए देखा, ओवम को बनते हुए देखा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।